बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सारे ठीक ठाक होंगे। सर रफ़ीक लेक्चर नंबर 3 ऑफ चैप्टर नंबर 2 FSC पार्ट 1 का लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है कि पिछले जो लेक्चर्स मैंने दिए उनसे आपने अच्छा खासा फ़ायदा उठाया होगा और अच्छे खासे अपने जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर किए होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट वेक्टर। जैसा कि नाम ख़ुद बता रहा है, यूनिट का मतलब होता है 1, यानी ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है उसको क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। और वी कैन से इट एज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 1 इज़ नोन एज ए यूनिट वेक्टर। पहली बात जो है इसको आप यूँ याद रखेंगे कि ये ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड जो है वो किसके बराबर होती है? इट इज़ इक्वल टू 1। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 1 इज़ नोन एज ए यूनिट वेक्टर। और इसके बारे में जो दूसरी बात है वो ये होगी कि ये ऐसा वेक्टर होता है जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन को। अ वेक्टर विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। ऐसा वेक्टर जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है क्या कहलाता है? यूनिट वेक्टर। और जो इसके बारे में तीसरी बात होगी इसकी रिप्रेजेंटेशन। और इसको लिखने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए एक लेटर लिखा जाता है, चाहे आप इसको ए लिखें या इसको आप बी लिखें या इसको आप सी लिखें, लेकिन इसके ऊपर हम कैप लगा देंगे। इसको कैप भी पढ़ते हैं और इसको हेड भी पढ़ते हैं। तो ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो उसको क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। नंबर 2, ये ऐसा वेक्टर होता है जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। और इसको जो लिखने का तरीका होता है, आप कोई भी लेटर लिख सकते हैं, A B C N, छोटा बड़ा कोई भी आप लेटर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि आपने उसके ऊपर या कैप लगाना है या इसको हम हेड भी कह सकते हैं। तो जब किसी भी लेटर के ऊपर कैप का इस्तेमाल हो जाएगा तो वो बन जाता है यूनिट वेक्टर। और जिस तरह मैंने आपको कहा है कि इसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, तो आप जो भी वेक्टर लिखेंगे अगर उसके ऊपर कैप लगा हुआ है और आप ले लेंगे उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, क्या ले लेंगे? उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, चाहे वो ए हो चाहे वो बी हो, और जब उसके ऊपर आप कैप लगा देंगे और आप उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे तो हमेशा किसके बराबर होगी? 1 के। तो अब तक जो मैंने 3 पॉइंट बताए हैं आपको, उनमें से पहला पॉइंट, यूनिट वेक्टर इज़ अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 1। It is used to describe the direction of a vector, and it is represented by a letter having a cap above it. तो उसके ऊपर आप कैप भी लगा सकते हैं, इसको आप हेड भी कह सकते हैं। और जब आप यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो वो हमेशा किसके बराबर होती है? 1 के। जिस तरह आपको पता है कि वेक्टर के अंदर, अब इसका चौथा पॉइंट, जिस तरह आप जानते हैं कि वेक्टर के अंदर 2 चीज़ें होती हैं। वेक्टर जो होता है इसके अंदर एक होती है उसकी मैग्नीट्यूड, बेशक आप इसको ए लिख दें या इसके इर्द गिर्द आप लगा दें उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, और साथ होती है उसकी डायरेक्शन मीन यूनिट वेक्टर। तो आप देख सकते हैं एक वेक्टर को लिखने का मैथमेटिकल जो मेथड होता है वो ये है कि आप एक लेटर लिखेंगे और लेटर के ऊपर लाइन लगाएंगे ताकि ये बन जाए वेक्टर। और ये जो मैंने लगाया है ए के इर्द गिर्द मैंने 2 लाइनें लगाई हैं, दैट इज़ द एब्सोल्यूट वैल्यू, और वी कैन से इट एज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। और साथ मैंने क्या लगा दिया है? यूनिट वेक्टर। तो एक वेक्टर जो है ये मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर का कम्बिनेशन होता है। यहाँ से अगर आप लिखना चाहते हैं यूनिट वेक्टर को तो ये आप इस तरह लिख सकते हैं, और ये बन जाएगी इसकी एक और डेफिनेशन। एक वेक्टर को डिवाइड किया जाएगा उसकी मैग्नीट्यूड के साथ। करें डिफाइन बेटा इसको आप, यूनिट वेक्टर इज द रेशो
यूनिट वेक्टर इज द रेशो बिटवीन अ वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड। दोबारा सुन लें, और सबसे अच्छी डेफिनेशन यही है, यूनिट वेक्टर इज द रेशो बिटवीन अ वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड। क्योंकि जो ए है ये तो मैंने वैसे लिखा है, तो आप इसको जनरलाइज करके यूं भी लिख सकते हैं। मतलब है ऊपर क्या होगा, वेक्टर, नाम आप उसको कोई भी दे सकते हैं, वेक्टर, और डिवाइड किया जाएगा उसको उसकी मैग्नीट्यूड के साथ। तो अगर दोबारा मैं डिफाइन कर देता हूं, यूनिट वेक्टर इज द रेशो, यूनिट वेक्टर इज द रेशो बिटवीन वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड। उम्मीद है बेटा आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आ रहा हूं, मैंने कल आपको पढ़ाया था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और आपको पता है इसके अंदर 3 एक्सिस मैंने बनाए थे। इसको हम कहते होते हैं एक्स, इसको हम क्या कहते हैं वाई, और जो ये होगा इट इज, और मैंने कल बताया था इसकी असल जगह ऐसे होती है, मतलब है एक्स और वाई के ऊपर परपेंडिकुलर, लेकिन मजबूरन हम इसको इधर बना देते हैं क्योंकि वहाँ पे हम जेड एक्सिस को शो नहीं कर सकते। और मैंने आपको ये भी बताया था कि शो क्यों नहीं कर सकते, इसलिए कि जो हमारा पेज होता है, ये जो हमारा रजिस्टर होता है, ये 2 डायमेंशनल होता है। क्या होता है? 2 डायमेंशनल, और 2 डायमेंशनल के ऊपर 3 डायमेंशन को शो करना मुमकिन नहीं है। इसलिए जो जेड एक्सिस होगा मजबूरी के तहत हमने इसको इस तरफ बना दिया है। एक्चुअली बेटा इन तीनों के दरमियान कितना एंगल होता है? 90 का। अब ये जो 3 एक्सिस हैं इनके लिए स्पेसिफिक 3 किस्म के यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। पहला जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है आई कैप, आई लिखकर इसके ऊपर क्या डाल देंगे? कैप। और ये जहां भी आई कैप लिखा पड़ा होगा बेटा आप फौरन समझ आएंगे कि ये एक्स एक्सिस को शो कर रहा है। अगर आप वाई की बात करेंगे तो आप जे कैप का इस्तेमाल करेंगे। जहाँ भी जे कैप लिखा पड़ा होगा ये इस बात का इंडिकेशन है द वेक्टर इज अलोंग वाई एक्सिस। और जो ये जो जेड एक्सिस होता है इसके लिए इस्तेमाल होता है के कैप। ठीक, तो कितनी किस्म के यूनिट वेक्टर होते हैं? 3 किस्म के। आई कैप रिप्रेजेंट द क्वांटिटीज अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप रिप्रेजेंट द क्वांटिटीज अलोंग वाई एक्सिस, एंड के कैप रिप्रेजेंट द क्वांटिटीज अलोंग जी एक्सिस। बेटा आप लोगों ने पढ़ा था कि इधर एक्स होता है, इधर वाई होता है, इधर जेड होता है। बेटा कोई पाबंदी नहीं है, आप वाई को इधर लिख सकते हो, एक्स को इधर लिख सकते हो, जेड को इधर लिख सकते हो। जो असल चीज़ होती है वो ये होती है कि ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। इनके दरमियान में कितना एंगल होता है? 90 का। तो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, आई कैप शो करेगा क्वांटिटीज अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप रिप्रेजेंट करेगा क्वांटिटीज अलोंग वाई एक्सिस, और जो के कैप होता है ये रिप्रेजेंट करेगा क्वांटिटीज अलोंग जी एक्सिस। बेटा 2 किस्म के यूनिट वेक्टर और भी इस्तेमाल होते हैं और ये जर्नल यूनिट वेक्टर हैं। इसको हम इस्तेमाल करते होते हैं आर, या आमतौर पे स्मॉल आर लिया जाता है, एंड दैट इज यूज्ड नॉर्मली फॉर पोजीशन वेक्टर। ये बेटा क्या होगा? जर्नल वेक्टर है, किसी भी जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको हम लिखते होते हैं आर वेक्टर, और इसका जो यूनिट वेक्टर होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर कैप। बेटा ये जर्नल है और इसको कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस आर्टिकल की आखिरी बात, बेटा ये जो पेज पड़ा हुआ है आपके सामने, हम आमतौर पे कहते हैं कि जो एरिया होता है ये स्केलर होता है। ये बेटा जो है ना, ये जो हमारे पास रजिस्टर पड़ा हुआ है ये इसकी विड्थ है, ये इसकी लेंथ है, तो हम इसको एरिया कंसिडर करते हैं। और ये जो एरिया होता है इट इज़ टेकन एज वेक्टर। बेटा जो एरिया होता है इट इज़ टेकन एज वेक्टर, इसको हम कहते होते हैं वेक्टर एरिया। क्या बोलते हैं? वेक्टर एरिया। और इसकी जो डायरेक्शन होती है, याद रखें बेटा, इसकी जो डायरेक्शन होती है ये इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, जिसको आम तौर पे हम एन कैप कहते हैं। बेटा मैं फिर लिख देता हूँ, ये जो हम लेते हैं ना, ये जो ए होता है इसको क्या लेते हैं? वेक्टर एरिया। और जो वेक्टर एरिया होता है ये होता है वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर। जिस तरह मेरा हाथ है, आप देख रहे होंगे मेरे हाथ की जो डायरेक्शन है बेटा वो ऐसे करके, मेरे हाथ की डायरेक्शन वर्टिकल है। अगर मेरा हाथ आ जाएगा हॉरिजेंटल तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अब मेरा हाथ कैसे हो गया वर्टिकल, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी दैट विल बिकम हॉरिजेंटल। ठीक, अब मैं सारा आर्टिकल दोबारा रिपीट कर देता हूँ।
बेटा हमारा जो आज का आर्टिकल है दैट इज यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1. ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है. और ये जो वेक्टर होता है ये आम तौर पर किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है. इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इसको लिखा कैसे जाता है, एक लेटर लिखा जाता है, चाहे बड़ा लिखें चाहे छोटा लिखें, जो आपका दिल करे. लेकिन जो असल बात है वो ये है कि आप उसके ऊपर एक कैप डालेंगे. कैप भी कह सकते हो, आप इसको हेड भी कह सकते हो. ठीक. और जो इसका मैग्नीट्यूड होता है, जिस तरह मैंने वो बता गया हूँ, इसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है. तो अगर आप यूनिट वेक्टर लिखेंगे और इसकी ले लोगे तुम एब्सोल्यूट वैल्यू, बेटा ये जो 2 लाइनें होती हैं ये एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, ये डायरेक्शन को ख़त्म कर देती हैं और ये सिर्फ और सिर्फ आपको बताती हैं मैग्नीट्यूड. तो ये जितने भी यूनिट वेक्टर होते हैं सारों की मैग्नीट्यूड 1 होती है. और सबसे अच्छी जो बात है, वो सबसे बेहतरीन बात जिसका आगे चल के आप इस्तेमाल करेंगे, एक वेक्टर जो होता है ये बराबर होता है वेक्टर की मैग्नीट्यूड और उसके साथ यूनिट वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन. यानी एक वेक्टर बराबर होता है किसके, वेक्टर की मैग्नीट्यूड और साथ उसका यूनिट वेक्टर. और यहाँ से अगर आप यूनिट वेक्टर को लैदा कर लें तो यूनिट वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. तो हम लिख सकते हैं वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड. तो यूनिट वेक्टर को हम एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर इज द रेशो बिटवीन वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड. बेटा मैंने आपको बताया था कि देयर आर 3 टाइप ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. वन इज एक्स एक्सिस, अदर इज वाई एक्सिस, थर्ड इज जी एक्सिस. बेटा जो आई कैप होता है ये ऐसा यूनिट वेक्टर होता है जो उन क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करता है विच आर अलोंग एक्स एक्सिस. जे कैप रिप्रेजेंट ऑल दोज क्वांटिटीज विच आर अलोंग वाई एक्सिस एंड के कैप रिप्रेजेंट ऑल दोज क्वांटिटीज विच आर अलोंग जी एक्सिस. ये बेटा आई जे के कभी तब्दील नहीं होंगे. जहाँ आई लिखा पड़ा होगा इट मीन्स इट इज अलोंग एक्स एक्सिस, जहाँ पे के होगा इसका मतलब है ये जेड एक्सिस है, जहाँ बेटा जे होगा वो उसका मतलब है ये वाई एक्सिस है. जिससे मैंने आपको बताया कि 2 यूनिट वेक्टर और भी इस्तेमाल होते हैं. एक वेक्टर जर्नल वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है आर, इसलिए हम क्या लिखेंगे आर वेक्टर, और जो इसकी डायरेक्शन होगी इसका जो यूनिट वेक्टर होगा इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर कैप. और बेटा ये वेक्टर एरिया जो होता है, वेक्टर एरिया की डायरेक्शन उसके ऊपर परपेंडिकुलर होती है. जिस तरह ये मेरा पेज पड़ा हुआ है, ये रजिस्टर का जो पेज है इसकी जो डायरेक्शन होगी ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी. ठीक. जिस तरह मैंने आपको कहा है मेरा हाथ कैसे खड़ा हुआ है, वर्टिकल, और इसकी जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी हॉरिजेंटल. और अगर मेरा हाथ हॉरिजेंटल हो जाएगा तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, दैट विल बिकम परपेंडिकुलर. इसलिए बेटा ये जो एन कैप वाली जो बात मैं बता रहा हूँ, इंशाल्लाह जब आप कभी सेकेंड ईयर में आएंगे तो वहाँ एन कैप वेक्टर एरिया इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है. उम्मीद है कि आपको इस यूनिट वेक्टर की समझ आ गई होगी. इसको याद करके अपने घर पे प्रैक्टिस किया करें और अपने रफ कापी के ऊपर लिखा भी करें. और टिप ऑफ द डे, हम सब मुसलमान हैं और मुसलमान और काफिर के अंदर जो फ़र्क करने वाली चीज़ है वो नमाज है. इसलिए बेटा नमाज की पाबंदी करें और कोशिश करें कि नमाज को अपने वक्त पर और बाकायदगी के साथ और बड़े एहतमाम के साथ इसको पढ़ें. अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे. अपने इर्द गिर्द अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा. थैंक यू वेरी मच. खुदा हाफिज़.